हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। काफ़ी टाइम हो गया वैसे, काफ़ी ब्रेक आ गया था 7-8 दिन का। मैं चाह भी रहा था कॉन्शियसली थोड़ा सोशल मीडिया से एकदम कंप्लीट ब्रेक था। इनफैक्ट फ़ोन वगैरह सब स्विच ऑफ किया था मैंने 3-4 दिन के लिए। तो अभी वापस से बैक टू वर्क हैं। अब नॉर्मल वीडियोस आएंगी जैसे आती थी, और ढेर सारा डिस्कशन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को लेके। तो अभी हम बात करेंगे आइनॉक्स विंड की। और अपार को जब मैंने डिस्कस किया था तब ये बताया था कि अपार का जो मैनेजमेंट है, और काफ़ी सारी जगह से ये इंडिकेशंस आ रहे हैं कि विंड एनर्जी अभी काफ़ी ज़्यादा प्रेफर की जा रही है और हाइब्रिड के साथ। बिकॉज सोलर और विंड जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा ना सिर्फ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है वो बढ़ता है, बल्कि हमारे को रेट्स अच्छे थोड़ा मिलने लगते हैं। बिल्कुल, जो हम अगर सिर्फ सोलर पैनल्स यूज़ करके सोलर पावर प्लांट से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसके टैरिफ थोड़ा कम होते हैं। और अगर सिर्फ विंड है, सिर्फ विंड फार्म है, कोई सोलर पैनल्स वगैरह नहीं लगे हैं, तो टैरिफ ज़्यादा होते हैं। हाइब्रिड में थोड़ा बीच में होते हैं। लेकिन हाइब्रिड का ये फ़ायदा, हाइब्रिड मीन्स थोड़ा उसमें 33% एक सोर्स होना चाहिए। अगर 33% सोलर है तो बाकी का उसमें विंड या कुछ और भी हो सकता है। अगर 33 एक सोर्स 33% होना चाहिए जब हाइब्रिड की जब हम बात करते हैं। हाइब्रिड में टैरिफ रेट्स इवन दो थोड़ा कम होते हैं प्लेन वनीला विंड से अगर कंपेयर करें। लेकिन हाइब्रिड में ये फ़ायदा होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा देर तक, और जो उसका सबसे पहले तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर हाई होता है, तो आप ज़्यादा उस एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और ग्रिड तक पहुंचा सकते हैं, या जहां भी आपका पावर परचेज एग्रीमेंट है जिस भी डिस्कॉम के साथ, स्टेट यूटिलिटी के साथ, तो आप उनको ज़्यादा पावर जनरेट करके दे सकते हैं, तो ज़्यादा रेवेन्यू आप वहाँ से जनरेट करेंगे। तो ये होता है मोटा मोटी डिफरेंस। तो ये किस में है? आइनॉक्स विंड एज द नेम सजेस्ट इट, ये है विंड एनर्जी में, तो विंड फार्म्स क्रिएट करती है। तो पहले इनका हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो आई एन ओ एक्स, जो आइनॉक्स हम जिसे कहते हैं, जी एफ एल जो ग्रुप है, उसकी केमिकल्स में भी वो हैं तो रिन्यूएबल्स में भी वो हैं। और अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे आइनॉक्स जी एफ एल ग्रुप की, सबसे पहले मैं बताऊंगा केमिकल्स में ज़्यादा टच नहीं करूंगा, इवन मेरे को बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं आता केमिकल्स। तो उसको मैं हल्का सा आपको बता दूंगा कि इनके क्या क्या वर्टिकल्स हैं ग्रुप के। अब फिर हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे उस पर उसको आपको ध्यान देना है। पहले अपफ्रंट बता रहा हूँ, जो आइनॉक्स विंड वाला है, जो बीच वाले जो 3 आइटम्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन एक बात समझ लो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल की केमिस्ट्री पे काम करते हैं। मतलब 100% आप में से सब ने गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का नाम सुना होगा, तो वो आइनॉक्स ग्रुप की ही एक कंपनी है। और अब वो ईवी बैटरी केमिकल्स वगैरह पे भी जा रहे हैं। 6,000 करोड़ का उनका केपेक्स होने वाला है, 2.5 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स उनका एसेट टर्न है, आई एम नॉट रियली श्योर। और 70 to 80% के वो एक्सपोर्ट करेंगे, और 25% का उसमें मार्जिन होगा। तो आपको जो केमिकल साइड में गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स दिख रहा है पहला, उसके नीचे आओ, जी एफ सी एल ईवी, तो ईवी बैटरी वाले में घुस रहे हैं। अब करेंगे केपेक्स वगैरह करेंगे, उसमें क्या क्या बनाएंगे वो आप पॉज करके देख सकते हैं। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो, तो मैं आगे स्किप करता हूँ। रिन्यूएबल में आओ, इनके रिन्यूएबल में दो चीज़ें हैं। एक तो ये रिन्यूएबल का ईपीसी वगैरह का काम करते हैं, जो विंड वगैरह में हो गई। दूसरा ये करते हैं, एनर्जी क्रिएट जनरेट करते हैं, जैसे जो आईपीपी में हो गए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की तरह ये काम करेंगे। तो अभी तो इग्रिल रिन्यूएबल इनका नाम है, प्राइवेटली लिस्टेड है अभी। तो उसको ये नाम चेंज करके न्यू एनर्जी करेंगे। तो ठीक है, उसमें हम बाद में आते हैं। रिन्यूएबल में आप देखो, आइनॉक्स विंड एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है क्लीन एनर्जी। हमको सिर्फ इस वीडियो में आइनॉक्स विंड पे फोकस करना है। और अभी नेक्स्ट 1 to 2 मिनट्स के लिए मेरे को आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है आइनॉक्स ग्रुप का, पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जो पहले बार इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आइनॉक्स विंड के अंदर आपको ये समझ आना चाहिए कि दो कंपनीज आइनॉक्स विंड की जो अंदर काम करती हैं। एक तो रेस्को ग्लोबल थी, जिसका नाम अब इन्होंने आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस कर दिया, जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा एक, और ऊपर आइनॉक्स ग्रीन आपको दिख रही होगी। तो आइनॉक्स ग्रीन क्या करती है, ये आइनॉक्स विंड की ही कंपनी है, अलग से लिस्टेड भी, आप अगर उसको सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये O&M का काम करती है, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। अब विंड टर्बाइंस इन्होंने बनाई, पूरा विंड प्लांट इन्होंने एक जगह, विंड फार्म्स बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत बड़ा विंड फार्म बना दिया। अब ये OEM है, विंड टर्बाइन जनरेटर ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो पूरे विंड में क्या क्या लगता है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। रोटर्स हैं, ब्लेड्स हैं, नेसल है उसके अंदर। नेसल के सारे पूरे टर्बाइन के जो आपके इक्विपमेंट हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सारे नेसल के अंदर रखे जाते हैं। बहुत बड़ा होता है। पैनल्स हो गए, उसके अंदर मोटर्स होती हैं, योर एक YAW मोटर होती है, वो उसके नेसल के अंदर होती है।
उससे क्या होता है, जैसे मैंने आपको सोलर के केस में बताया था कि जब सनलाइट, बिकॉज सनलाइट तो पूरे दिन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी जाएगी, तो उसमें एक मोटर लगा होता है सोलर पैनल्स में, जो ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं, ट्रैकिंग मोशन, जो स्कॉर्पियस ट्रैकर्स में मैंने बताया था, जेनसॉल को जब डिस्कस किया था, और बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जेनसॉल। तो उन पे एक मोटर लगी होती है सोलर पैनल्स में, तो जो सनलाइट का डायरेक्शन होता है, जिस हिसाब से सनलाइट इधर से उधर जा रही है, वो पैनल्स उस हिसाब से टिल्ट करते हैं। तो एक विंड के केस में भी ये एक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज विंड पर्टिकुलर नहीं है, एक स्पेसिफिक नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि इस साइड इस डायरेक्शन में बहेगा, हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा। तो विंड का जो वो जो ब्लेड्स हैं, जो उसके रोटर होता है, उसको एक मोटर जो लगी होती हैं उसमें, नेसल के अंदर बहुत सारी मोटर्स होती हैं, आप मान के चलो 6-7 मोटर्स हो गई। वो क्या करती हैं, पूरे टरबाइन का जो ऊपर का नेसल है, रोटर्स हैं, ब्लेड हैं, उसकी डायरेक्शन शिफ्ट करती है इस तरीके से, ताकि विंड एकदम बहुत अच्छे से उसको रोटेट कर पाए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाए। अब क्या फ़ायदा, अगर विंड एक साइड से आ रही है, अभी जनरेट कर रही है, विंड ने डायरेक्शन बदली, तो आपके तो विंड मिल रुक जाएगा। अगर आप उसको रोटेट नहीं करेंगे तो जो उसका नेसल होता है उसको रोटेट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब उतना अच्छा एफिशिएंसी आपको नहीं आ पाएगा। तो ये नेसल भी बनाता है, इनफैक्ट इनकी अभी अहमदाबाद में Q4 में ही शुरू होने वाली है जो नेसल की फैक्ट्री है। ट्रांसफार्मर्स भी ये बनाते हैं, इंटरनल क्रेन्स भी इन्होंने अब अपनी Q4 से लानी शुरू कर दी हैं, ताकि मार्जिनस में इंप्रूवमेंट आए। ये विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाते हैं, 2 मेगावाट के प्रोफाइल के भी, 3 मेगावाट के प्रोफाइल के भी। अब 4 पे जाने का इनका प्लान है, बट उसमें अभी टाइम लगेगा। तो आइनॉक्स ग्रीन, मैंने अब ग्रीन का मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये नेसल बनाएंगे, इतने सारे इक्विपमेंट बनाएंगे, स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे, तो सारी सप्लाई चेन मोस्टली ये कंट्रोल करके चलेंगे अपने मैन्युफैक्चर, अपने टर्बाइंस की, जो ये विंड टर्बाइंस बनाते हैं। बिकॉज मेजर जो बड़ा सबसे कंपोनेंट होता है, अगेन विंड टर्बाइन जनरेटर वो होता है, तो सारे स्पेयर पार्ट्स ये कंट्रोल करेंगे, इनका है। तो ये क्या करते हैं, और ये देखा भी गया है कि सपोज़ इन्होंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, हीरो के लिए किया, या कॉन्टिनम के लिए किया, या किसी के लिए भी किया, तो ये क्या करते हैं, एनटीपीसी के लिए, किसी के लिए भी इन्होंने काम किया, तो वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आइनॉक्स को ही देंगे। बिकॉज स्पेयर पार्ट्स इन्होंने, ये OEM है, लाइक अगर आप टाटा मोटर्स हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑटोमोबाइल में आप अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो टाटा मोटर्स भी अपने स्पेयर पार्ट्स को कंट्रोल करेगा, राइट। अगर आपको किसी लोकल मैकेनिक पे नहीं दिखाना है, अगर टाटा के शोरूम में जाएंगे तो टाटा के स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी ये टाटा, मतलब कोई भी ऑटोमोबाइल अपना कमाता है उससे। तो आइनॉक्स विंड का भी यही केस है, टर्बाइंस वगैरह बनाया, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मोस्टली इन मोस्ट केसेस देखा गया है कि वो इसी की सब्सिडियरी कंपनी को मिलेगा, मीन्स आइनॉक्स विंड को ही मिलता है। तो और उसके अंदर आइनॉक्स ग्रीन है, तो जो वो पर्टिकुलरली O&M पे फोकस करती है। फिर उसके नीचे आओ, आइनॉक्स रिन्यूएबल सॉल्यूशंस। अब आइनॉक्स विंड तो एक OEM है, वो विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाएगी, नेसेल बनाएगी, सब कुछ बनाएगी। मैं आपको आगे जाके पिक्चर्स वगैरह में दिखाऊंगा कि क्या क्या बनता है। लेकिन उसका EPC का काम कौन करता है, अब इन्होंने तो बना दिया, लेकिन उसको इरेक्ट करना है, लैंड एक्वायर करना है, फिर वहाँ से इवैक्यूएशन देखना है कि नियरेस्ट सब स्टेशन कौन सा है, नियरेस्ट ग्रिड कहाँ पे है, पूरी पावर को जनरेट करने से लेके इवैक्यूएट करने तक, किस लैंड में बनेगा, कितने हाइट का चाहिए, कितने आपको मेगावाट का टर्बाइन चाहिए, कौन सी प्रोफाइल का आपको टर्बाइन चाहिए, तो वो सब डिसाइड करेगी। वो सब काम जो करेगी EPC का, बहुत बारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ EPC का काम क्या होता है। मैं लिंक्स डाल दूंगा 2-3 वीडियोस के, तो वो आप देखेंगे तो आपको अगेन बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो रिन्यूएबल सॉल्यूशन EPC का काम करती है। कंपोनेंट कौन बनाता है, आइनॉक्स विंड। उनका मेंटेन कौन करता है, आइनॉक्स ग्रीन। उनको इरेक्ट करना, लैंड खरीदना, इवैक्यूएट करवाना, वहाँ से सब स्टेशन तक, ग्रिड तक कनेक्ट करवाना, ये सब ग्राउंड लेवल पे काम कौन करता है, आइनॉक्स रिन्यूएबल। है किसकी कंपनी, आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड खुद आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड की कंपनी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। उनके मर्जर की बात चल रही है, तो वो आगे उसमें इतना भी कंफ्यूज मत हो, जो यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ उसको ध्यान में रखो। बाकी आइनॉक्स क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल में 2 सेक्शन है, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स क्लीन। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। बस आप ये समझो कि ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सेगमेंट है वो है दूसरा वाला, क्लीन एनर्जी। नियो एनर्जीज में ये फॉर्मली इन्होंने लिखा है, आइनॉक्स नियो, फॉर्मली इग्रेल रिन्यूएबल इज अ C&I, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पावर जनरेशन प्लेटफॉर्म टारगेटिंग 3 GW ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल कैपेसिटी विद इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, ठीक है। और आइनॉक्स सोलर, अब ये सोलर में भी घुस गया ये ग्रुप। मींस सोलर में घुसना मतलब सोलर का EPC का काम तो हो ही जाएगा, वो तो इतना कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल और बहुत टेक्निकल होता नहीं है। तो ये सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने में भी आ गए हैं, ताकि इनको, बिकॉज अभी क्या कह रहे हैं, कंपनी क्या कह रही है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट से आपको ये सुनने को मिलेगा कि सिर्फ सोलर का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप सिर्फ सोलर प्लांट खड़ा कर रहे हैं, मतलब ठीक है,
बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कोई मार्जिन्स उसमें अच्छे नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो आप बिकॉज़ आपको जब आप कोल से, थर्मल पावर प्लांट से, जो आपके ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स से जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एक फोरकास्ट रहता है कि डिमांड इतनी आएगी, हम इतने टाइम पे इतना प्रोड्यूस करेंगे, तो ग्रिड की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। कोई इंटरमिटेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी नहीं होता है कि कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। हमारे हाथ में जितना जनरेट करना है कर सकते हैं। लेकिन रिन्यूएबल के केस में क्या होता है, मोस्टली रात में आपका सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, तो ग्रिड को एक लैक ऑफ एनर्जी फील होता है और उससे ग्रिड अनस्टेबल हो जाता है, इंस्टेबिलिटी आती है ग्रिड में। तो गवर्नमेंट हो या कोई भी पीएसयूज़ हो, बहुत सारी कंपनीज हैं वो इसमें फोकस कर रही हैं कि हमको अगर हमें पावर खरीदनी है, लाइक स्टेट यूटिलिटीज़ हैं, उन्हें अगर पावर परचेज करना ही है रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो वो हाइब्रिड की तरफ क्यों ना जाएं। बिकॉज अगर आपका दिन में सोलर एनर्जी अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, तो रात में मोस्टली इवनिंग में आपका विंड से थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाएगा, वो प्रोड्यूस कर लेगी। तो अगेन स्टेबिलिटी 100% तो ग्रिड की मेंटेन नहीं होगी, लेकिन प्लेन वनीला सोलर से और प्लेन वनीला विंड से तो अच्छा ही है कि हाइब्रिड आप जाओ। बाकी राउंड द क्लॉक सप्लाई है, जिसमें आप एनर्जी को स्टोर भी करते हैं साथ साथ में। अगर आपका लेट्स से 100 मेगावाट का कोई प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है, तो आप लेट्स से 20 मेगावाट का आप स्टोर कर रहे हैं, तो जब वो ज़रूरत पड़ेगी ग्रिड को, लेट्स से रात में हवा नहीं चल रही है और सन तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, तो जनरेशन कोई होगा नहीं यहाँ पे। और 20 मेगावाट आपने स्टोर करके रखा है दिन में, बिकॉज दिन में क्या था, सन भी आ रही थी और लेट्स से विंड भी आ रही थी, तो आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करके स्टोर कर दी। तो वो 20 मेगावाट जो आपने स्टोर किया है वो रात में काम आएगा, जब ग्रिड को ज़रूरत होगी, तो वहाँ से आप डिस्पैच कर सकते हैं। अब एफडीआरई भी यही होता है, फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। तो जब आप चाहो तब आपको डिस्पैच करके वो एनर्जी स्टोरेज, जो भी आपने बैटरीज में एनर्जी स्टोरेज करी है, वो आपको मिल सकती है। तो ये रही थोड़ा मतलब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब ये कंपनी क्या करने की कोशिश कर रही है, जैसे ये सेल्स भी मैन्युफैक्चर करेगी, सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स भी मैन्युफैक्चर करेगी, तो ये हाइब्रिड की में इनको और अच्छे से एंटर करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि विंड में ऑलरेडी है। अब ये क्या करते थे, बिकॉज सोलर में इनका कुछ प्रेजेंस था नहीं ग्रुप का, तो अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर भी खुद करेंगे। बिकॉज अब किस कंपनी पे जाएँ, जेंसॉल पे जाएँ, इस पे जाएँ, उस पे जाएँ, बहुत सारी कंपनी सोलर ईपीसी में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है भी नहीं। तो रादर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर ग्रुप कंपनीज, आइनॉक्स ग्रुप डिसाइडेड कि दे शुड ऑल्सो वेंचर इनटू सोलर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैनल्स एंड एवरीथिंग। तो ये है एक ब्रॉड ओवरव्यू। अब हम सिर्फ और सिर्फ आइनॉक्स विंड की बात करेंगे, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। इधर उधर की बात तो वैसे ही नहीं थी जो मैंने अभी करी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है और ग्रुप के प्लान्स क्या हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ग्रुप वेयर द ग्रुप इज़ हेडेड। अब यहाँ पे देखो, पूरा नहीं आपको समझने की ज़रूरत है, जो मैंने रेड के अंदर हाईलाइट एक बॉक्स के अंदर है वो पढ़ो। विंड जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन पढ़ूंगा आपको और अच्छे से समझ आएगा। विंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ पावर, कंपिटिटिव विद इंडियन सोलर, मच लोअर देन एवरेज टैरिफ जो है, जो आपके एवरेज पावर परचेज कॉस्ट है एपीपीसी, उससे तो काफ़ी लोअर है। सोलर काफ़ी लो होता है वैसे, सोलर से लो तो नहीं होता है विंड, लेकिन विंड भी काफ़ी लो होने लगा है। एटलीस्ट जो हमारी एवरेज पावर परचेज कॉस्ट है, थर्मल बेस्ड हो, कोल बेस्ड हो, फॉसिल फ्यूल से, वहाँ से तो कम ही होता है। फिर आगे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। टैरिफ्स डिस्कवर्ड इन द रिसेंट ऑक्शंस रेंज्ड एट 3.2 टू 3.3 यूनिट फॉर हाइब्रिड। मैंने आपको बताया था हाइब्रिड में बीच का होता है, सोलर में तो बहुत कम होते हैं आपके, विंड में थोड़ा ज़्यादा होते हैं और हाइब्रिड में बीच के होते हैं। तो 3.2 टू 3.3 रुपीज़ पर यूनिट हाइब्रिड में मिलता है आपको, जहाँ पे सोलर और विंड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। 3.6 आपको प्लेन वनीला विंड के लिए मिलता है, एंड 4.26 टू 4.56 आपको एफडीआरई के लिए मिलता है, जिसमें आप फर्म एंड, एफडीआरई का मतलब होता है फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी। मींस आपने हाइब्रिड सिस्टम तो किया ही है खड़ा, लेकिन आपने कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज भी रखा है, ताकि आपकी अगर एनर्जी स्टोरेज नहीं हो, एनर्जी जनरेट नहीं हो पा रही है लेट्स से रात में जहाँ पे सन नहीं है, विंड नहीं है, तो आपकी जो वो एनर्जी आपने स्टोर किया है उसको आप डिस्पैच कर पाएँ। तो एफडीआरई में आपको और ज़्यादा रेट मिलता है। इसीलिए मैं बार बार बहुत सारा टाइम से ये चीज़ कह रहा हूँ कि एनर्जी स्टोरेज यहाँ से बहुत बूम करने वाला है, बिकॉज विदाउट एनर्जी स्टोरेज यू कैन नॉट स्टेबलाइज योर ग्रिड फॉर एवर। वहाँ पे बहुत दिक्कत आने वाली है, और जैसे जैसे हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स से ऊपर उठेंगे और रिन्यूएबल की तरफ आएंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टेबलाइज योर ग्रिड। वरना ग्रिड को समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ एनर्जी, कि अभी तो यार दिन में तो इतनी सारी एक्सेसिव एनर्जी थी और रात में है ही नहीं, शटडाउन पड़ गया, ब्लैकआउट हो गया। तो वो अवॉइड करने के लिए
हम अब एनर्जी स्टोरेज की तरफ भी जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ो, हाइब्रिड आरटीसी राउंड द क्लॉक, मतलब हमेशा 24/7 आपको जितनी स्पेसिफाई है अपने पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, जितनी भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने कमिट किया है उतनी आपको आरटीसी राउंड द क्लॉक सप्लाई करना ही पड़ेगा, एंड फॉर दैट ऑल्सो यू नीड एनर्जी स्टोरेज। तो हाइब्रिड आरटीसी एंड एफडीआरई प्रोजेक्ट्स आर द वे फॉरवर्ड। मतलब यहाँ से सिर्फ प्लेन वनीला विंड, प्लेन वनीला सोलर, इनसे काम नहीं चलेगा। हाइब्रिड आरटीसी एफडीआरई प्रोजेक्ट्स आर द वे फॉरवर्ड ड्यू टू हायर प्रोजेक्ट पीएलएफ, प्लांट लोड फैक्टर या फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो मैंने आपको बताया हाइब्रिड में ऑब्वियसली वो ज़्यादा होता है। और इंक्रीज्ड ग्रिड यूटिलाइजेशन, बिकॉज ग्रिड खाली नहीं बैठेगा, ग्रिड पे एक स्टेबल रहेगा ग्रिड, तो उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। थर्ड, राउंड द क्लॉक जनरेशन, पोटेंशियली रिप्लेसिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फॉर बेस पावर सप्लाई, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं तो आपको उनसे जो आपके फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स हैं उनसे उनको छोड़ने में और ये रिन्यूएबल अडॉप्ट करने में ज़्यादा इजी रहेगा ग्रिड के लिए, जब आरटीसी की हम बात करते हैं। फोर्थ, लोअर एलसीओई एंड बेटर आईआरआर मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ऑब्वियसली एलसीओई का मतलब ये होता है, मैं इसका फुल फॉर्म भूल गया हूँ, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हाँ लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी होगा इसका। एलसीओई का मतलब ये होता है कि आपने कितना आपका कॉस्ट लगा है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। लेट्स से सोलर पैनल्स हैं, विंड है, तो आपको पहले तो इरेक्ट करना पड़ेगा, वो सारा इक्विपमेंट खरीदना है, लैंड खरीदना है एंड ऑल दैट। लीज पे लिया है तो लीज का कॉस्ट ऐड होगा, फिर उसमें ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट भी ऐड होगा। तो उस कॉस्ट से आप डिवाइड करते हैं कि आपने थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ दैट प्लांट आपने कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करी है उससे। तो आप जब डिवाइड कर देंगे तो आपको एल सी ओ ई मिल जाएगा, जिसको हम लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अगेन जितनी कम होगी उतना बेनिफिशियल होगा, डेवलपर के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो स्टेट डिस्कॉम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो लोअर एल सी ओ ई एंड बेटर आई आर आर्स फॉर प्रोजेक्ट डेवलपर्स। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें थी, ये ध्यान में रखना जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी हम आएंगे, देखो इनकी जर्नी टुवर्ड्स 2 गीगावाट एनुअल एग्जीक्यूशन एंड बियॉन्ड। तो यहाँ से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, बिकॉज बहुत लोग बात करते हैं कि आइनॉक्स विंड का टर्न अराउंड है, सुजलॉन का टर्न अराउंड है, एक्चुअली टर्न अराउंड है। आप इस अपनी स्क्रीन पे देखो, मैंने स्क्रीनर से स्क्रीनशॉट लिया है, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊंगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होती है एंड आई डोंट नो व्हाई। देखो 2017 से आप अगर देखेंगे तो 2017 से 2018 में आते आते, 19 में आते आते, 20 में आते आते, 21 में आते आते, 22 23 में आते आते, तो आप देखेंगे 18 to 23, मतलब 2018 से 2023 में आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें या फिर आप अगर नेट प्रॉफिट देखें, तो ऑलमोस्ट एक टाइम को छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29 में पॉजिटिव था, अदरवाइज नेगेटिव रहा है, which means company was going through a bad phase. And it was not just limited to Inox Wind, the entire wind sector was heavily disrupted after 2017। तो ऐसा क्या हुआ था 2017 में, जो ये विंड जो कंपनीज है, हैवी कंसोलिडेशन हुआ है विंड कंपनीज को लेके, 30 कंपनीज अराउंड बंद हो गई थी। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो जैन साहब हैं इनके आइनॉक्स ग्रुप के, तो उनका देवांश जैन है, तो उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। 30 कुछ कंपनीज बंद हुई थी उस टाइम पे, और वो इसीलिए हुई थी कि 2017 में जो आपके सबसे पहले एफआईडी, जिसको हम फीड इन टैरिफ, एफआईटी फीड इन टैरिफ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता था कि कोई भी डेवलपर है, पावर डेवलपर है, वो अगर कोई भी प्लांट बैठा रहा है तो वो फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रुपीज़ पर यूनिट मिलता था। जैसे मैंने आपको अभी कुछ रेट्स बताए थे ना, तो वही रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 3.3 3.2 के मैंने आपको बताए थे, तो उनको फिक्स्ड रेट मिलता था। तो उनको सस्टेनेबिलिटी अच्छी थी, उनको पता था कि ओके मैंने ये प्लांट खड़ा करना है, आई हैव द विजिबिलिटी कि मेरे को 6 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा, तो मैं यहाँ से ये विंड पावर 6 रुपीज़ पर यूनिट में बेचूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, ये फीड इन टैरिफ का जो रिजीम था ना, ये चेंज हुआ और ये आया ऑक्शन बेस्ड रिजीम में। तो ऑक्शन बेस्ड रिजीम में क्या हुआ, जो 6 रुपये का आपको 6 रुपीज़ पर यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, वो चीज़ें एकदम बदल गई। फिर कॉम्पिटिटिव बिडिंग शुरू हो गई। मतलब कोई भी मैं डेवलपर हूँ, मेरा अगर मोटा माटी कॉस्ट अगर मेरा 3 या 4 रुपीज़ पर यूनिट में निकल रहा है, लेकिन मेरे को मिल 6 रुपीज़ पर यूनिट रहा है, तो मेरे तो अच्छा ही है, मेरे लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑन टॉप ऑफ इट, चेरी ऑन केक मिल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बिकॉज मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो मुझे 3 to 4 रुपीज़ पर यूनिट मिलना था, अब ऑक्शन बेस्ड हुआ, तो लोगों ने और डेवलपर्स ने और अपने प्राइसेस कम किए। कोई रेडी था एकदम लोएस्ट प्राइसेस पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचने को, बहुत कंपनीज रेडी हुई, तो वो जो फिक्स्ड प्राइस थी वो मिलना बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट हिट आएगा, क्योंकि आपको
जो 6 रुपीज़ पर यूनिट पे आप बेच रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके विंड फार्म से, अब उसका आपको 3 रुपीज़ मिल रहा है। तो ऑब्वियसली पूरे सेक्टर में उस टाइम पे एकदम अपहीवल आया, और आप क्लियरली आपको बैलेंस पीएनएल में आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि क्या हुआ। तो बार बार कई सालों से इस बात चल रही है, टर्न अराउंड। लास्ट 18 मंथ्स में इसने एक्चुअल टर्न अराउंड करके दिखाया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इनके लॉसेस कम हुए, क्या हुए क्या नहीं हुए। फिर इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा था, और डेट का जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट था, अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट वाले सेक्शन में आप आओ, अदर इनकम से नीचे मिलेगा, तो आप देखो 17 से लेके जो इनका 98 करोड़ के अराउंड इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ करता था, वो पहले 155 हुआ 7 मार्च 2017 में, मार्च 2017 इन द सेंस FY27 में। फिर उसके बाद आप देखेंगे 120, 171, 169, 244, 255, 283, 327, 248। मतलब इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े जा रहा था, बिकॉज डेट बहुत आ गया था। डेट आएगा ही, आप पूरा सेक्टर ही उस टाइम पे परेशानी कर रहा था। फिर उन्होंने इक्विटी इन्फ्यूजन किया प्रमोटर्स ने, एंड राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू, बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो उसके बाद इनको क्या हुआ, अभी कंपनी ठीक है अच्छे नेट कैश में पहुंच चुकी है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख जाएगा कि किस तरीके का टर्न अराउंड हुआ है। मार्च 24 में अगर आप इस टाइम पे देखोगे, तो मार्च 24 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर सो मेनी ईयर्स इनका पॉजिटिव आया। बट बिकॉज इनका इंटरेस्ट कॉस्ट स्टिल वॉज वेरी हाई एट द टाइम FY24 में, तो इनका फिर भी नेट प्रॉफिट कम हुआ था। मतलब उनके लॉसेस जो थे वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हुए। कहाँ 712 करोड़ पे लॉस पहुंच गया था FY23 में, FY24 में वो 53 का ही रह गया, और अभी तो कंपनी पॉजिटिव में आ गई है। मैं इसका आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा इसका टर्न अराउंड रहा है। अभी आप देखो Q3 के नंबर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जो आप बहुत गंदे गंदे नंबर्स आपको दिख रहे थे, अब वो आपको नहीं दिखेंगे यहाँ से। और ठीक है, कंपनी की ऑर्डर बुक भी अच्छी है, 2 साल तक के लिए कंपनी ऑलरेडी सोल्ड आउट है, इन द सेंस कि उनके पास इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि ये इतने ज़्यादा ऑर्डर्स अब ले पाएंगे। अगले 2 साल तक पूरी कंपनी की विजिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। दैट इज़ ऑलवेज द रिस्क, जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। टोटल इनकम आप देखेंगे 96% से बढ़ा है Q3 ओवर Q3 FY24 से FY25 में आते आते। एबिटा आप देखेंगे 192% से बढ़ा है, लेकिन इस एबिटा में नॉर्मलाइज्ड, नीचे आप देखेंगे लिखा है नॉर्मलाइज्ड एबिटा एक्सक्लूडिंग एक्सेस प्रोविजंस एंड लाइबिलिटीज रिटर्न्ड बैक इज ₹220 करोड़। तो आप ये चीज़ भी देखे नोट करना, बिकॉज क्या बहुत ही बुरे फेज से जब ये कंपनी गुजर रही थी, तो अकॉर्डिंग टू द ECL जो होता है एक्सपेक्टेड लॉस, जो फ्रेमवर्क होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर इनको प्रोविजंस करने थे, बिकॉज डिलीवरेबल्स बहुत हाई थे, रिसीवेबल्स जिनको हम कहते हैं नहीं मिल रहा है पैसा, जिसके लिए आपने प्लांट खड़ा किया वो खुद बैंकरप्ट हुआ, कुछ भी हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, नहीं आया। इन्होंने अपनी जो कंजर्वेटिव इनकी बहुत पॉलिसी रहती है ECL, तो उसको यूज़ करके उसको यूज़ करके इन्होंने क्या किया, प्रोविजंस बहुत सारे क्रिएट किए कि यार ये वाला लॉस हमको होने वाला है, तो अपनी जेब से हेयर कट लेके, एक कट लेके हम प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। द सेम दैट मेनी बैंक्स डू, एवरी बैंक डज, जो वो कि अपनी जेब से प्रॉफिट निकाल के, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के प्रोविजंस में रखता है, तो NPS के लिए वो अकाउंट कर देता है। लेकिन इन्होंने सेम चीज़ करी, लेकिन अब इनके प्रोविजंस वापस आ रहे हैं। Q3 में अगर आप देखेंगे, पर्टिकुलरली सिर्फ Q3 में, तो 70 करोड़ का इनका एक्सेप्शनल नहीं बोलेंगे, अदर इनकम थी, 70 करोड़ की अदर इनकम थी। तो वही था कि जो इन्होंने पहले प्रोविजन किए थे वो अब रिवर्स होकर बिजनेस अच्छा कर रहा है, तो वो पैसा आ रहा है वापस। इसीलिए थोड़ा एबिटा को आपको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना है। इन्होंने तो वैसे भी एक्सक्लूडिंग लिखा है, नॉर्मलाइज्ड एबिटा लिखा है। वो होना चाहिए 220 करोड़, 290 करोड़ में सब चीज़ें आ जाती है, जो प्रोविजंस राइट बैक हुआ है वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो 220 करोड़ वाज योर नॉर्मलाइज्ड एबिटा, अगर वो प्रोविजंस वगैरह नहीं होते। कैश पैट अगर आप देखेंगे, तो कैश पैट और एक्चुअल पैट में फ़र्क होता है। बहुत बारी मैंने बताया, लेकिन फिर से देख लेते हैं ताकि रीइंफोर्स हो जाए आपकी लर्निंग्स। तो Q3 FY24 से लेके अगर Q3 FY25 में हम आए, तो 600 मतलब 613% से आपका कैश पैट बढ़ा है। बट कैश पैट मतलब होता क्या है कि आपका एक्चुअल कैश कितना आपके पास आया, बिकॉज डिप्रिशिएशन में क्या होता है, इट्स जस्ट एन अकाउंटिंग गिमिक, वहाँ पे आपका कोई एक्चुअल आउटफ्लो नहीं हो रहा है कैश का। अगर डिप्रिसिएशन आपका 100 करोड़ है, इट डजेंट मीन कि आप इवन दो आपका प्रॉफिट उससे आप कम दिखाते हैं प्रॉफिट को, और टैक्स बचने के काम भी आता है, तो लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो 100 करोड़ आपकी जेब से नहीं जाता है, आपने तो ऑलरेडी पे कर चुका है उसका, जब आपने कोई एसेट लिया होगा। तो अगर नीचे आप देखो, जो मैंने नॉर्मलाइज्ड एबिटा लिखाया था ना, उसके नीचे लिखा भी है इन्होंने, सबसे नीचे आओ, मतलब जो नोट्स लिखे हैं, कैश पैट इज इक्वल टू पैट
जो नॉर्मल पैट होता है, जो आगे आगे वाले ग्राफ में मैं दिखाऊंगा, फोर्थ ग्राफ में एक्चुअल पैट, ठीक है। तो कैश पैट इज इक्वल टू एक्चुअल पैट प्लस डिप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया इट्स नॉन कैश एक्सपेंस, प्लस एक्सेप्शनल आइटम्स भी इन्होंने ऐड किए हैं कैश पैट में, और डिफर्ड टैक्सेस भी, और टैक्स पर्टेनिंग टू अर्लियर ईयर्स। तो सारा कुछ अगर हम इंक्लूड करें अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल पैट, तो कैश पैट इनका है 239 करोड़। कैश पैट ये इसलिए ज़्यादा फोकस करके दिखाते हैं बिकॉज कंपनी बहुत डेट लेके, इंटरेस्ट कॉस्ट इतना कुछ आया है इनके पास, बहुत पिछले 3-4 साल इनके बहुत ही ज़्यादा बहुत ख़राब रहे थे। तो इसीलिए अभी कैश पैट पे भी दिखाने की फोकस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि यार देखो हम पे एक्चुअल कैश तो एटलीस्ट इतना है। और ये जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो तो एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, ना कि मार्जिन्स की। मतलब इंपॉर्टेंट इनके लिए होता है एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। इसका चीज़ मैं लास्ट में जाके समझाऊंगा मेरा मतलब क्या है इसका कहने का। तो एक्चुअल पैट आप देखो फोर्थ ग्राफ में 112 करोड़ का है, और अगर कैश पैट दिखते हैं तो वो था 239, को डबल का डिफरेंस है। ऑर्डर बुक आप देखेंगे 3.3 गीगावाट की अभी हाँ गीगावाट की हो चुकी है, ये मेगावाट में है। आई वॉज कन्फ्यूज, मैं खुद डर गया था। तो मेगावाट की ये मेगावाट में है, बट अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट। ध्यान रखना, वैसे पता ही होगा आपको, लेकिन जिनको नहीं पता नए हैं तो वो ध्यान रखना। तो आप देखेंगे 28% से Q3 ओवर Q3 इनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ी है, विच इज़ अ गुड साइन, ऑलवेज अ गुड साइन अगर एग्जीक्यूट कर पाएँ तो। और बगल में एग्जीक्यूशन का भी ग्राफ है, 82% से अच्छा एग्जीक्यूट किया है इन्होंने। इनका गाइडेंस अब, हाँ चलो मैं गाइडेंस दिखा देता हूँ, वेरी गुड। अभी आप देखो FY23 में इनका एग्जीक्यूशन कितना था, 104 मेगावाट का। अभी एग्जीक्यूशन का क्या मतलब, किस चीज़ का एग्जीक्यूशन, विंड टर्बाइन जनरेटर्स का। मतलब ये इतने कैपेसिटी के टोटल, एक विंड टर्बाइन जनरेटर 104 मेगावाट का नहीं हो सकता है। 3, अभी तो ये मैक्सिमम 3.3 पे आए हैं। 3.3 मेगावाट का एक विंड टर्बाइन जनरेटर, तो आप सोच रहे हो अगर आपको उसको 10 डिफरेंट डिफरेंट विंड टर्बाइन जनरेटर्स आप अगर एक विंड फार्म में लगाएंगे, एक होगा आपका 3.3 मेगावाट का, जो कि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। सिर्फ एक जो कि सिर्फ 3.3 मेगावाट का है, अभी तक के इनके पास 4 मेगावाट की प्रोफाइल में आगे जाके आएंगे, अभी नहीं है। लेकिन अगर आप जब तक 10 लगाएंगे तब आपका टोटल आउटपुट जो इलेक्ट्रिसिटी का वो होगा 33 मेगावाट। तब जाके जब आप 10 इतने बड़े बड़े लगाएंगे तो बहुत बड़ी बात होती है। 3 गीगावाट की जो मैंने पहले ऑर्डर बुक दिखाई थी, 3280 समथिंग मेगावाट की, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी। 300 आप इनको लगाने, 300 इनको ऐसे करके लगाने पड़ेंगे। तो अभी आप देखो FY23 का छोड़ दो, FY24 का एग्जीक्यूशन 376 मेगावाट का था। FY25 में जो करंट चल रहा है, इनका एग्जीक्यूशन का टारगेट कितना है देखो, 800 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर्स ये बनाएंगे, जिसमें कि सिंगल, अगर मैं देखूं सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी के पास सिंगल विंड टर्बाइन जनरेटर, इनकी हाईएस्ट कैपेसिटी का 3.3 मेगावाट का है। तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि इनको कितने बनाने पड़ेंगे। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ 2 मेगावाट की प्रोफाइल के भी हैं, कुछ उससे नीचे हैं, तो कुछ 3.3 के भी हैं, और 4 पे आगे जाके काम करेंगे। अभी ऑलरेडी ये कितना कर चुके हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 9 मंथ्स में, मतलब 3 क्वार्टर्स में ये 469 मेगावाट ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 331 मेगावाट बचा हुआ है सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के लिए। और आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, अभी भी 40% के अराउंड बचा हुआ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा कैसे करेंगे टारगेट कंप्लीट। बट हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, मैनेजमेंट को भी आप अगर सुनेंगे तो 30-40% रेवेन्यू H1 में आता है, बिकॉज अगेन मानसून्स एंड ऑल दैट, उनका अलग प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जो उनका Q3 और Q4 होता है बहुत अच्छा होता है। तो Q4 में कंपनी को बार बार पूछा गया, मैनेजमेंट को अर्निंग्स कॉल में Q3 की, कि आप गाइडेंस को चेंज करना चाहेंगे कि 800 मेगावाट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट कंपनी ने साफ साफ बोला कि देयर इज़ नो चेंज इन गाइडेंस, वी विल बी एबल टू अचीव इट। अब देखना पड़ेगा करते हैं या नहीं। होता क्या है ना, जब अब अभी तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी। बट अगर, बिकॉज इतनी ज़्यादा इनकी गाइडेंस रहती है, अगर उस गाइडेंस को मिस किया ना तो इन्वेस्टर्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, और स्टॉक वहाँ पे टैंक करने का एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट ने बोल दिया, बहुत लोग आप देखेंगे वीडियोस बनाते हैं, ऑर्डर बुक दिखा देंगे आपको, ये दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, और आप लोग सोचते हैं कि यार ऑर्डर बुक इतना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, 2 साल के लिए विजिबिलिटी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत लोग ये चीज़ डिस्कस नहीं करते हैं कि एग्जीक्यूशन रिस्क इज़ ऑलवेज द बिगेस्ट रिस्क। कल को कुछ भी हो सकता है, ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, चलो रिस्क ही डिस्कस कर लेते हैं। एग्जीक्यूट नहीं कर पाए 800 मेगावाट, मे बी ऑन ग्राउंड चैलेंजेस आ गए, लैंड इवैक्यूएट नहीं कर पाए, इनके पास
राइट ऑफ वे ये क्लियर नहीं कर पाए, जहाँ इनको लैंड लेनी थी किसी कस्टमर के लिए वहाँ पे कोई हर्डल आ गया तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। फिर लेट्स से इन्होंने कहीं पे विंड फार्म वगैरह सब कुछ बना दिया और वहाँ से इवैक्यूएशन का ढंग से सिस्टम नहीं बैठा पाया, सब स्टेशन दूर पड़ गया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिस्क आ सकता है। इट्स अ बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, बहुत डायनामिक है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स से को लेके एक बिजनेस बनता है। तो एग्जीक्यूशन रिस्क को कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? इसीलिए आपको बहुत क्लोजली, ना कि सिर्फ एक कंपनी को, आपको पूरे सेक्टर को फॉलो करना होता है। इन्वेस्टिंग ईजी नहीं है, इन्वेस्टिंग एक अलग अपने आप में पूरा फुल टाइम देता हूँ मैं इन्वेस्टिंग को। आप समझो, इट्स नॉट कि जॉब भी कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं तो ठीक है, जो जो एक दो घंटा बच गया तो इन्वेस्टिंग को दे दी। इट्स नॉट दैट ईजी, आपको पूरा ट्रैक रखना पड़ता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो आप देखो एग्जीक्यूशन जो टारगेट है वो 800 मेगावाट का है FY25 का। रिमेन्स टू बी सीन कि 331 मेगावाट ये Q4 में कर पाएंगे या नहीं। अगेन आई डोंट नो, लग रहा है कर पाएंगे, बट ठीक है देखेंगे। मतलब अब FY26 का टारगेट कितना है इनका, 1200 मेगावाट। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि ये हर साल अपना टारगेट बढ़ा रहे हैं। और FY27 का कितना है, सीधे 2 गीगावाट का। FY25 का टारगेट है 800 मेगावाट का। इसके नेक्स्ट ईयर FY26 में टारगेट होगा 1200 मेगावाट का। 1200 मेगावाट का टारगेट का मतलब क्या, ये इतनी अमाउंट, इतनी कैपेसिटी की डिफरेंट डिफरेंट कंबाइन करके, मतलब जितनी भी विंड टर्बाइन जनरेटर्स प्रोड्यूस करेंगे, चाहे कितनी भी कैपेसिटी के हो, तो क्यूमुलेटिवली एट द एंड ऑफ द ईयर ये टोटल 1200 कर पाएंगे, मेगावाट कर पाएंगे अगले साल। और उसके अगले साल लिखा है इन्होंने, देखो, टू टारगेटिंग ग्रेटर देन 2 गीगावाट, लास्ट में लिखा है एकदम ब्लू में, राइट हैंड साइड में, टू टारगेटिंग ग्रेटर देन 2 गीगावाट ऑफ एनुअल एग्जीक्यूशन इन FY27 एज इंडिया मूव्स टुवर्ड। ये तो चलो ज्ञान है, कोई दिक्कत नहीं है। FY26 में जो कॉलम है FY26 का, उसमें आप आओ, जो ये रोड बनी हुई है उससे भी नीचे आओ, लॉन्च ऑफ 4.x मेगावाट WTG विंड टर्बाइन जनरेटर प्लेटफॉर्म, जो मैंने आपको बताया। उससे क्या होता है, अभी ये क्या कर रहे हैं, 3.3 मेगावाट पे काम कर रहे हैं हाईएस्ट, मतलब उससे ज़्यादा सिंगल विंड टर्बाइन जनरेटर बनाने की कैपेबिलिटी फिलहाल आइनॉक्स विंड पे नहीं है। तो ये क्या करेंगे, अभी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, अभी इन्होंने रैंप अप किया पिछले एक दो क्वार्टर्स में ही, उसको काफ़ी अच्छा रैंप अप किया है। उसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, ये चाहिए, इट्स नॉट ईजी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कि चलो यार हम 4 मेगावाट पे आते हैं, अगले दिन आए, बनाया, शुरू किया, बेच दिया। सर्टिफिकेशन लगता है, क्लाइंट को आपने दिखाना है, उसकी टेस्टिंग होगी, 10 तरीके की चीज़ें। दैट काइंड काइंड दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स यू अ मोट, बिकॉज आपको टाइम लगेगा, अगर कंपटीशन आएगा तो उसको 4 मेगावाट पे जाने में टाइम लगेगा। और इनको क्या है, इनको लाइसेंस वगैरह शायद मिल गया है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कब ये 4 मेगावाट को प्लेटफॉर्म, 4 मेगावाट वाली जो प्रोफाइल है विंड टर्बाइन जनरेटर की, ये लॉन्च करेंगे। और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑब्वियसली विदाउट सेइंग बढ़ जाएगी, क्योंकि 3.3 से भी बढ़ी थी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन इंप्रूवमेंट आया था, तो 4 से तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, ज़्यादा ही आना चाहिए। लार्ज जंप इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लोज, अब ये छोड़ो, ठीक है। अभी आप ये देखो, ऑर्डर बुक, रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ 3.3 गीगावाट, आप उसका मूवमेंट देख सकते हैं कि FY25 जब ओपन हुआ था Q1 में, तो कितनी गीगावाट की थी, नेट एडिशंस कितने का आया, सप्लाई कितना कर चुके हैं ये, और करंट कितनी बची हुई है। तो आप अपने हिसाब से देखो। साइड में देखो ऑर्डर ब्रेकअप, इक्विपमेंट सप्लाई एंड एंड टू एंड टर्न की। इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझनी होगी। इक्विपमेंट सप्लाई में मतलब क्या, मैंने आपको बताया आयोनॉक्स विंड बेसिकली है क्या, ये विंड, ये OEM है, ये विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाती है, नेसल्स बनाती है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा क्या होते हैं। मैं भूल गया हूँ, अगर आप अपनी स्क्रीन मेरे को कहीं मिलेगा तो आप इसी मोमेंट में मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको चीज़ें और समझ आएँ। तो उसमें आपको नेसेल भी दिख रहा होगा, रोटर्स भी दिखेगा, ब्लेड भी दिखेगा, और विंड टर्बाइन जनरेटर भी। तो जब मैं इक्विपमेंट की बात करता हूँ तो ये कोई EPC का काम नहीं करते हैं, लैंड खरीदना, बेचना, इरेक्ट करवाना, उसको फिर वहाँ से केबल्स को टावर से नीचे लेके आना, विंड मिल से एकदम टावर से नीचे लेके आना, फिर सब स्टेशन में जाके उसको कनेक्ट करवाना, ग्रिड में कनेक्ट करवाना, इवैक्यूएशन का पूरा देखना, ये कुछ भी काम नहीं होता है। ये बस इक्विपमेंट, किसी क्लाइंट का आया, वो खुद अपने काम करते हैं, इनसे बस इक्विपमेंट खरीदेंगे, ठीक है। ये बेसिक इक्विपमेंट सप्लाई में होता है। यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पाता है, इवन तो आपके मार्जिन हाई हैं। लेकिन समझो, अगर 100 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट करके अगर आप 10 रुपये के मार्जिन, 10% के आपके मार्जिन हैं, तो आपको 10% का EBITDA मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्जिन लेट्स से 9% भी हैं, लेकिन आपका अगर रेवेन्यू बढ़ गया, आपका 100 की जगह 200
200 का रेवेन्यू हो गया तो 9%, इवन तो आपके मार्जिन्स कम है लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी आप 200% 9 में देखेंगे तो ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा मिलेगा, 10 रुपीज़ से ज़्यादा मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होता है। तो आप एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी आई होप आप समझ पाए हों और मार्जिन का डिफरेंस आप समझ पाए हों। और एंड टू एंड टर्न की मतलब क्लाइंट बस इनके पास आएगा, बोलेगा मेरे को 20 मेगावाट का विंड प्लांट चाहिए। अब आप लैंड से लेके उसको खड़ा करना, सप्लाई, प्रोक्यूर, इक्विप, कुछ भी आपको करना है, वो सारा का सारा काम जो टर्न की मतलब वही अगेन आपको यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन द की एंड द प्रोजेक्ट इज़ योर्स। तो वो आपको आइनॉक्स विंड करके देगी। तो मैंने आपको बताया इवन दो इक्विपमेंट सप्लाई में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट रेवेन्यू ही वहाँ पे इतना जनरेट नहीं हो पाता है, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे कम होती है। अब इंटरनली कंपनी का ये टारगेट है कि 50% हम रखेंगे, 50% टर्न की, 50% इक्विपमेंट, और क्योंकि ये ज़्यादा फोकस करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो अभी इक्विपमेंट सप्लाई आपको कम दिख रहा होगा लेकिन ये इक्विपमेंट सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, और ये टर्न की 50% ही हो जाएगा। अभी नीचे वाला देखो, ऑर्डर बुक करंटली स्टैंड्स एट 3.3 गीगावाट, प्रोवाइडिंग अ लार्ज रेवेन्यू विजिबिलिटी इन द नेक्स्ट 2-3 years. In FY25, Inox Wind Limited has won orders from Hero Futures Energies, आइनॉक्स नियो एनर्जीज जो इनकी ग्रुप कंपनी जो मैंने पहले बताया था, इग्रेल है, उससे भी इनको 550 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। ग्रुप कंपनी है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, तो उसका भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि केपीआई वाले केस में था, इंटरनल ट्रांजैक्शन है उनका भी केपी के साथ, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है, बिकॉज वहाँ पे मतलब आई वॉन्ट अपराइट से कि आउटराइट आई वॉन्ट से कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, यहाँ पे दिक्कत है, बट उसको आपको क्लोजली ट्रैक करना है, बिकॉज अगेन ग्रुप कंपनी के साथ इसका ये रहेगा। मीन्स आइनॉक्स नियो मैंने आपको बताया ना, इग्रेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो पावर जनरेशन में है, वो अपने ही इक्विपमेंट, अपने ही प्लांट खड़ा करके उसमें उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके बेचेगी, तो उसको इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो इट्स बेटर ना कि इक्विपमेंट आइनॉक्स विंड से ही खरीद ले, बिकॉज आइनॉक्स विंड की क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और मार्केट रेट पे ही वो बेचेंगे। तो यहाँ से ऐसा मत सोचना कि मार्जिन्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, मार्केट रेट में बेचेंगे, बिकॉज अगेन लिस्टेड कंपनी है तो इतना नुकसान क्यों ही उठाएगी। इंटीग्रम एनर्जी से भी मिला है, एवर न्यू से भी मिला है, कॉन्टिनम और सेरेंटिका से भी इनको रिसेंटली मिला है, सेरेंटिका से। तो लेकिन ये दिखाने का मतलब ये है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस से भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ठीक है। दिखाने का कुछ नहीं बचा है अभी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको वो बता दूंगा। अभी विंड में थोड़ा बात लोग ये भी करते हैं कि 50 गीगावाट का आपको पता है कि गवर्नमेंट ने टेंडर्स इशू करने हैं हर साल, एटलीस्ट 2018 तक, FY28 तक। तो उसमें से 30 गीगावाट तो सिर्फ सोलर के होंगे, 10 गीगावाट आपके हाइब्रिड के होंगे, उसमें सोलर भी आ जाएगी तो विंड भी आ जाएगी, और 10 आपके होंगे RTC, FDRE और जो हाइब्रिड होता है इसके होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे होंगे। सॉरी 50 गीगावाट में 30 गीगावाट सिर्फ प्लेन वनीला सोलर, 10 गीगावाट सिर्फ प्लेन वनीला विंड जहाँ से इनको डिमांड आएगी, और बचा हुआ 10 में विंड भी होगा, हाइब्रिड भी होगा, मतलब विंड भी होगा, सोलर भी होगा, राउंड द क्लॉक सप्लाई भी होगा, और FDRE भी होगा। तो डिमांड वहाँ से आएगी। और विंड प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना उतना ईजी नहीं होता है जितना सोलर के केस में होता है, और ये बात मैं आपको वैसे भी बहुत बारी बता चुका हूँ। बाकी आई थिंक हो गया। हाँ, मार्जिन्स पे हम ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या किया पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, पहले इनका गाइडेंस था कि हम 14% EBITDA मार्जिन्स पे रहेंगे, फिर उन्होंने बढ़ा के 17% किया। एक्चुअल में ये चल रहे हैं 22-23 में, अगर हम एक्सक्लूड कर दें जो वन टाइम गेंस वगैरह होता है इनका, अदर इनकम वगैरह को, एक्सेप्शनल जो गेंस होते हैं उसको अगर हम एक्सक्लूड करें, जो 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 मैंने प्रोविजंस वगैरह बताए थे, तो इनका 22-23% EBITDA अभी चल रहा है, और साल भर का गाइडेंस इनका है कि 17% हम रहेंगे। तो गाइडेंस से ओवर अचीव अभी तो ये कर रहे हैं। आगे जाके इनका क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी ये क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्रेन्स, ट्रांसफॉर्मर्स की खुद भी अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आई डोंट नो ये करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्रेन्स के केस में क्या कर रहे हैं कि खुद से ही क्रेन्स लेके आएंगे, बिकॉज क्या है, जब आपको विंड फार्म लगाना है, इतने बड़े बड़े विंड मिल्स होते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्रेन्स चाहिए। तो किसी बाहर थर्ड पार्टी से क्रेन सोर्स करके उनसे काम करवा के, वो भी थोड़ा मार्जिन डाइल्यूट हो जाएगा, उनको भी थोड़ा पैसा लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, खुद से ही अब ये क्रेन्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, और खुद की ही क्रेन्स होंगी या कहीं से लीज पे लेंगे, जो भी लेंगे। तो वहाँ से इवन तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, इवन तो आपका रेवेन्यू में तो कोई खास कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ थोड़ी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा भी अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है तो वो किसी को भी बुरा नहीं लगता है। और ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या है कि ये
लेट्स से कोई एरिया है जहाँ पे इनको पता है कि आज नहीं फ्यूचर में डिमांड यहाँ आनी है, और अभी से ये इवैक्यूएशन कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर देते हैं, थोड़े छोटे छोटे सब स्टेशन बनाने लग जाते हैं और उसको ग्रिड तक कनेक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर बाहर से ट्रांसफार्मर खरीदेंगे, सब स्टेशन का सबसे बड़ा इक्विपमेंट होता ही ट्रांसफार्मर है, अगर ये बाहर से ट्रांसफार्मर खरीदेंगे, और मैंने बहुत वीडियोस में डिस्कस किया है ट्रांसफार्मर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे नहीं करूँगा मैं डिस्कस, कोई ना कोई मैं लिंक डाल दूंगा जिससे आपको ट्रांसफार्मर भी समझ आ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जब भी खुद से करेंगे मैन्युफैक्चर, तो इनको मार्जिन में वहाँ पे भी इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, थोड़े और मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। तो क्रेन्स और ट्रांसफार्मर के पीछे इनका ये लॉजिक है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, किस हिसाब से मार्जिन इंप्रूव होंगे। कंपनी का ये कहना है कि 17% FY25 में हमारा टारगेट अभी भी वही है, इवन दो ऑलरेडी ये बहुत ऊपर चल रहे हैं उससे, लेकिन ये कह रहे हैं कि आगे आके शायद हम इस मार्जिन को भी इंप्रूव करें। तो देखना पड़ेगा FY26 के Q1 में आके या फिर नेक्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स कॉल में आके अपने मार्जिन गाइडेंस को किस हिसाब से इंप्रूव करते हैं। आई होप करना चाहिए 18-20 तक तो लेके 18-19 तक तो लेके जाना चाहिए, आई होप सो, मतलब लेकिन होप के बेस में इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही है, इतना ही है इसके बारे में आपको बताने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो इस कंपनी को लेके कोई आपका डाउट है तो पूछना। कंपनी टर्न अराउंड फेज़ में तो कम्प्लीटली घुस चुकी है, अच्छा कर रही है इस टाइम पे, ऑर्डर बुक सॉलिड है, विंड एनर्जी की डिमांड है, उसमें टैरिफ्स अच्छे हैं, सब कुछ मतलब एवरीथिंग सीम्स टू बी फेवरेबल राइट नाउ। तो उस हिसाब से देखना, बट वैल्यूएशन कंफर्ट फिर भी उतना नहीं आ पाता है इस कंपनी में। उतना अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद भी इसका 70 का ही पी है, 60-70 का पी है, तो अगेन नॉट दैट कंफर्टेबल। बट आपको ये भी ध्यान रखना है, और काफ़ी मैं डीएम्स भी देखता हूँ एक्स पे और यूट्यूब पे कमेंट्स भी आते हैं कि अब हम इस बियर मार्केट के बाद वैल्यूएशंस को रेस्पेक्ट करना सीख गए हैं। और ये चीज़ जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ एटलीस्ट, तब से तो मैं पब्लिकली आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि यार एंट्री वैल्यूएशन को थोड़ा रेस्पेक्ट करो। बिकॉज क्या है, बुल मार्केट में आपने पैसा कमाया कमाया कमाया, 60-70-80 के पी पे आप ले रहे हैं, बहुत लोग तो 100 के पी पे लेते हैं, तो आपने 60-70-80 के पी पे कोई स्टॉक लिया है तो बुल मार्केट में वो फिर भी सस्टेन कर पाता है। लेकिन जब वो, बिकॉज आपने तो, अब पर्टिकुलरली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ, वो टिप्स पे लेते हैं, 80 के पी पे घुस गए, कल को स्टॉक गिरता है तो उनको समझ नहीं आता है कि हम निकलें या ना निकलें। एक टाइम पे वो अपना 20-30% प्रॉफिट देखते हैं, फिर जब वो प्रॉफिट जीरो होता है तो उन्हें लगता है कि यार नहीं नहीं अब तो बाउंस बैक आएगा, बाउंस बैक आएगा, फिर वो जीरो से लेके वो प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता है, फिर 10% नीचे, 20% नीचे, 30% नीचे, और फिर बेचारे लास्ट में अनविलिंगली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। फिर वो नेक्स्ट साइकिल में जब वो स्टॉक अप, वो कंपनी ठीक करेगी, फिर वो स्टॉक ऊपर आएगा, अगर आया तो, बिकॉज बहुत कंपनीज के लिए तो नेक्स्ट साइकिल होता ही नहीं है, वहीं पे ही बंद हो जाती हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि, और ये टाइम पता क्या है, बिकॉज यहाँ पे कोई खास अभी 2-3 दिन से तो ठीक है थोड़ा रिकवरी आ रही है, बट कोई बहुत अच्छी रिकवरी अभी तक नहीं आई है। देयर आर नो क्लियर एटलीस्ट एविडेंट साइंस तो नहीं है कि ये बॉटम बन चुका है, अभी तक तो नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान देना है इस टाइम पे आपको जल्दी नहीं है, फोमो नहीं हो रहा होगा आपको, ये तो एकदम सच्ची बात है कि फोमो की आपको ज़रूरत, मतलब कैसे होगा फोमो, एवरीबडी इज़ अफ्रेड, तो फोमो तो होगा नहीं। तो जब फोमो नहीं है, सब डरे हुए हैं, तो इस टाइम पे आप तैयारी करो, इस टाइम पे यू जस्ट शार्पन योर टूल्स। होता क्या है, मतलब आपको अगर ट्रैकिंग पे जाना है, आपको पता है 3-4 दिन की ट्रैकिंग है, तो आप पहले से ही जो अपने लेग्स हैं, लेग्स की ज़्यादा आप एक्सरसाइज करने लगते हैं, डिकैथलॉन जाते हैं, कैंप ले, डिफरेंट टाइप मतलब कैंप्स वगैरह लेंगे, और शूज़ लेंगे, ट्रैकिंग के स्टिक्स लेंगे, कैप्स एंड ऑल, वुलन क्लोथिंग जो भी है सब कुछ आप लेंगे, तो आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो जब नेक्स्ट अपरन वाली साइकिल आएगी तो उसके लिए आपका प्रिपेयर करने का टाइम कौन सा है, दिस इज़ द टाइम वेर यू हैव टू प्रिपेयर। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी रिसर्च कर सकते हो करो, जितनी जगह से जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है रखो, लेकिन इन्फ्लुएंस मत हो जाना किसी से भी, मेरे से भी नहीं, उससे भी नहीं, इससे भी नहीं, किसी से भी नहीं। पढ़ो सब, जहाँ से जितनी नॉलेज मिल पा रही है क्रेडिबल सोर्सेज से, उनको देखो, उनको पढ़ो, समझो, और देखो कि नेक्स्ट अगर यहाँ से बुल साइकिल आएगी तो मैं पहले से ही इन्वेस्ट करूँगा। बिकॉज अगर बुल साइकिल के बीच में आप इन्वेस्ट करोगे फिर आपको कंपनीज नहीं मिलेंगी सही लेवल पे, फिर आप करते हो 60-70-80 के पी पे इन्वेस्ट, अब वो वहाँ से प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। तो अगेन मेरा ज्ञान देने का कोई इंपॉर्टेंट वो नहीं था, बट आजकल बहुत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि वी हैव स्टार्टेड टू रेस्पेक्ट वैल्यूएशंस, तो उस चीज़ को भी मेरे को शेयर करना था, विच इज़ अ गुड थिंग। बियर मार्केट में बहुत लोगों को समझ भी आती है, एंड दैट इज़ द प्राइस दैट यू हैव टू पे इफ़ यू वांट टू बी अ गुड इन्वेस्टर। मैंने भी पहले पहले बहुत पैसा खोया है, बिकॉज वैल्यूएशंस का पता ही नहीं होता था, हम तो बस कर रहे हैं, 5 चैनलों ने बता दिया, बिजनेस चैनल ने कि ओके ये कंपनी जाएगी, अच्छा करेगी, ये है वो है, कल को वो अपनी कमेंट्री चेंज कर देते हैं, हमने तो भाई इन्वेस्ट कर दिया ना, अब तो मैं रिफंड तो नहीं आएगा उस चीज़ का।
तो ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है, इट्स नथिंग न्यू। अगर आप नए हैं, टिके रहो, पढ़ो अच्छे से। इस चैनल में इतनी सारी वीडियोस हैं, एटलीस्ट बैंक्स और पावर सेक्टर तो आप बहुत अच्छे से इसी चैनल को लेके कवर कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको किसी और चैनल को देखने की भी ज़रूरत है। एटलीस्ट पावर और बैंक्स को लेके खुद से आप कर सकते हो। थोड़ा सा बस मेहनत लगेगी, वो आपको करनी पड़ेगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। कोई अगर आपको डाउट्स हैं, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो इस कंपनी को लेके। नेक्स्ट मैं सुजलॉन डिस्कस करूँगा, तो ये कंपनी को एनालिसिस ज़रूर से देख लेना, बिकॉज सुजलॉन में भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, विंड का ही वो है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।